हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन एग्ज़ाम। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी नो कि एयर, व्हाट इज़ एयर। एयर की डिफिनेशन क्या है? So air is a mixture of many different gases in which varying amount of tiny solid and liquid particles are suspended। तो एयर मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का और बहुत सारे वेरिंग अमाउंट्स ऑफ टिनी एंड सॉलिड्स पार्टिकल्स का, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे सॉलिड्स और लिक्विड पार्टिकल्स का मिक्सचर है क्या? एयर। तो कहीं भी एयर का डिफिनेशन है तो आप ये इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे कि जो हमारा अर्थ सरफेस होता है, अर्थ सरफेस के अबव का जो 80 किलोमीटर डिस्टेंस होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं होमोस्फियर। और 80 किलोमीटर के अबव का जितना भी पूरा रीजन होता है उसको हम हेट्रोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? होमोस्फियर द डीप लेयर थ्रू विच द गैसियस कंपोजिशन of the atmosphere is generally homogeneous is called homosphere। सो जो अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर के बीच का जितना भी डिस्टेंस होता है वो उसका जो गैसेस कंपोजिशन होता है वो जनरली क्या होता है? होमोजीनियस होता है, पूरा मिक्सअप होता है उसमें। उसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं उसके कौन कौन सी गैसेस हैं, कितने कितने रेशियो में हैं, तो इसलिए उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, ठीक है। फिर नीचे आता है हमारा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है? एट हायर एल्टीट्यूड्स द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर चेंज कंसिडरेबली, दिस एयर इज नोन एज हेट्रोस्फियर। सो 80 किलोमीटर के जो अबव का जितना भी रीजन होता है उसको हम हेट्रोस्फियर से डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हेट्रोस्फियर बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। हम बहुत ढेर सारे से गैसेस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। सो नाइट्रोजन एडेड बाय डी गैसिंग, डी गैसिंग के द्वारा जो है नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है। डी गैसिंग क्या है? मैंने अपने ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर लेक्चर में उसको बताया है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वहाँ से ये डी गैसिंग का जितना भी प्रोसेस है वो वहाँ से समझ सकते हैं। और नाइट्रोजन कहाँ से रिलीज़ होता है? वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। जब इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है तो उससे क्या होता है? नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है, जिस लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हमारा, फर्टिलाइजेशन हो गया। और नाइट्रोजन का हमारे अर्थ पे क्या रोल है? नॉट सिग्निफिकेंट रोल इन वेदर फिनोमेना। वेदर फिनोमेना में इसका कोई रोल नहीं है। मौसम बदल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस का कोई भी अहम भूमिका नहीं है, ठीक है। इन थर्मोस्फियर दे एब्जॉर्ब रेडिएशन। थर्मोस्फियर में ये क्या करते हैं? रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और थर्ड है हमारा कंट्रोल इम्पैक्ट ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इम्पैक्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या? एक इनफ्लेमेबल गैस है और नाइट्रोजन नॉन इनफ्लेमेबल गैस है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज गैस क्रिएट कर लेते हैं वहाँ पे, तो जो ऑक्सीजन से होने वाले हार्म हैं वो हमें नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन एडेड बाय फोटोसिंथेसिस सम पार्ट्स ऑफ डीगैसिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जो एक मेन है और बेसिक है हमारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन में देती हैं। सम पार्ट्स ऑफ डीगैसिंग ऑल्सो, डीगैसिंग के द्वारा भी कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होती हैं। फिर रोल क्या क्या है इनका? नॉट डायरेक्ट रोल इन वेदर फिनोमेना। वेदर फिनोमेना कोई इनका स्पेशल रोल नहीं है। इन अपर एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव रेडिएशन। अपर एटमॉस्फेयर में क्या करती हैं? ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशंस क्या होते हैं? जो सन से इंसोलेशंस आते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड।
सो एडेड बाय डी गैसिंग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक का जब वेदरिंग होता है नेचुरल एजेंट के द्वारा, जस्ट लाइक रेनफॉल, विंड, तो क्या होता है कि इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ऑल्सो मैनी मेल्टिंग ऑफ ऑल्सो बाई मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो पहले एक आग का गोला था। ठीक है, और जब वो आग का गोला था तो जब वो फ्रोज़न होने लगता है, हमें ये भी पता है कि पहले वो एक आग का गोला था, फिर एक बर्फ़ का गोला बन जाता है बाद में। तो जब आग के गोले से वो बर्फ़ का गोला बनता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ़ के फॉर्म में उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, ट्रैप हो जाती है, और जब वही जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होती हैं तो जो वो ट्रैप हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होने लगती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कंसेप्ट कि कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही हैं। ऑल्सो रिलीज फ्रॉम ओशियंस, सॉयल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो ये कॉमन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। और भी है ओशियंस में, हमें पता है कि ओशियंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा वाटर। रोल क्या है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो जो हमारी जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको जो टेम्परेचर को मॉडरेट किए रहती हैं। तो इसका भी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है हमारा वाटर वेपर, एडेड बाय डी गैसिंग एंड सर्कुलेटेड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो बार बार डी गैसिंग आ रहा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख ही लीजिए, डी गैसिंग वाले वीडियो को, तो तब आपको समझ में आएगा कि डी गैसिंग है क्या एक्चुअली। तो वाटर वेपर भी डी गैसिंग के द्वारा ही ऐड किया गया है, एंड सर्कुलेटेड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो वाटर वेपर दो तरह से ऐड हो रहा है यहाँ पे, एक डी गैसिंग हो गया और एक जो हमारा प्रोसेस होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला, वाटर साइकिल भी हम जिसे कहते हैं कि कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन, फिर एवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, फिर एवापोरेशन, ये जो पूरा एक साइकिल बनता है तो उससे भी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं। ठीक है, 99% ऑफ द वाटर वेपर इज़ इन ट्रोपोस्फियर एंड कॉज वेदर फिनोमेना। वाटर वेपर जो होते हैं ट्रोपोस्फियर में 99% होते हैं, और इनका जो वेदर फिनोमेना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वाटर वेपर हम उसको एक ग्रीन हाउस गैस भी कंसीडर करते हैं। एरोसोल्स एड बाय वोल्केनिज्म, एश, डस्ट, विंड, ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज़ एरोसोल्स। एरोसोल्स होते क्या हैं? सो एरोसोल्स बेसिकली एक टीनी पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसके रोल्स क्या हैं? एरोसोल्स क्या वोल्केनिज्म से ऐड ही होते हैं। जब वोल्केनिज्म यानी जो वोल्केनो फटता है जब, उसके अंदर से बहुत सारे एशेज, डस्ट निकल के आते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो वही एक एरोसोल्स को हम उसको एरोसोल्स कंसीडर करते हैं। विंड ट्रांसपोर्टेशन, अब वोल्केनो फटा तो उसमें से बहुत सारे डस्ट निकले तो अब विंड है तो वो डस्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। फिर उसका रोल क्या है, वेदर फिनोमेना में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए बस इतना हल्का सा कि हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता क्या है। जब ये एरोसोल्स हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं तो जो इसके अगल बगल ही क्या होते हैं, वाटर वेपर क्या करते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं और एक क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, और ये एकदम बीच में है तो आप समझ सकते हैं, इसलिए इसे हम न्यूक्लियाई कह रहे हैं। फॉर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, जब कंडेंसेशन का प्रोसेस अकर होता है तो एक क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं और फिर वही प्रेसिपिटेशन होता है। कंट्रोल अल्बीडो ऑफ द अर्थ, अल्बीडो इफेक्ट को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन फॉर्म नेचुरली, द ओजोन लेयर इज फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड डिसोसिएशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो ओजोन जो है नेचुरली पाया जाता है हमारे, जब से पृथ्वी बनी है तब से ओजोन है।
The ozone layer is a function of formation of O3 and dissociation of O3 molecules. ओजोन लेयर में हमेशा जो है ओजोन O3 जो है बनता रहता है, फॉर्मेशन होता रहता है, फिर डिसोसिएशन होता है, फिर फॉर्मेशन डिसोसिएशन। ये प्रोसेस जो है फॉर्मेशन और डिसोसिएशन का चलता ही रहता है, ठीक है, ये स्टॉप नहीं होता। अब इसका रोल क्या है, तो एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन विद इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी कुछ सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन करता है। तो आज का लेक्चर हम ये भी फिनिश करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट सो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।